शर्म से पलकें झुक जाती थीं और होठों पर हल्की सी मुस्कान भी अपना घर बना लेती थी। उमा की इस अदा पर योगेश का दिल बेचैन हो उठता था। उमा को योगेश अच्छा लगता था, वह उसे दिल से ही चाहने लगी थी। उसकी चाहत की तपिश योगेश तक पहुंचने लगी थी। योगेश को तो उमा पहले से ही पसंद थी। इस वजह से योगेश भी अपने कदम बढ़ने से रोक ना सका। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में सुनाने जा रहे हैं, कैसे एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पूर्व प्रेमी की हत्या की, जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। दिल्ली के प्रेम नगर थाना के क्षेत्र भूड़ पहाड़िया मोहल्ले में रहने वाला योगेश सक्सेना उर्फ मुन्नू, जो कि नाथ मंदिर के पास रेडीमेड कपड़ों की दुकान में सेल्समैन की नौकरी करता था। 1 मार्च 2020 की रात वह दुकान से घर नहीं लौटा तो परिजनों को चिंता हुई। योगेश का बड़ा भाई अंशु भी घर के बाहर था। उसे फ़ोन करके बताया गया तो उसने योगेश जिस दुकान पर काम करता था उसके मालिक जितेंद्र से पता किया, तो उसने बताया कि योगेश तबीयत खराब होने की बात कहकर जल्दी दुकान से घर जाने के लिए निकल गया था। जब वह दुकान से जल्दी निकल गया तो गया कहाँ, यह प्रश्न योगेश के परिजनों के सामने मुंह बाए खड़ा था। उसकी काफ़ी तलाश की लेकिन कोई पता नहीं चला। 2 मार्च की सुबह बरेली थाना कोतवाली और कुमार टाकीज के बीच में खाली पड़े एक मैदान के पेड़ के नीचे एक अज्ञात युवक की अधजली लाश पड़ी मिली। किसी ने लाश की सूचना थाना कोतवाली को दी। सूचना पाकर सीओ अशोक कुमार और कोतवाली इंस्पेक्टर गीतेश कपिल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने लाश व घटना स्थल का निरीक्षण किया। मृतक की उम्र यही कोई 30 से 35 साल रही होगी। मृतक के गले व चेहरे पर धारदार हथियार के 4 गहरे घाव दिखाई दे रहे थे। मारने के बाद उसकी पहचान छिपाने के लिए उसकी लाश को जलाया गया, जो कि पूरी तरह से नहीं जल पाई थी। पास में ही मृतक का मोबाइल भी जला हुआ बरामद हुआ। लाश की शिनाख्त के लिए आसपास के दुकानदारों को बुलाया गया। उनमें जितेंद्र नाम का दुकानदार भी था, जो जिसकी दुकान पर वो काम करता था। उसने लाश देखी तो वह लाश पहचान गया, क्योंकि वह लाश उसके शोरूम में सेल्समैन योगेश सक्सेना की थी। उसने तुरंत योगेश के भाई अंशु सक्सेना को योगेश की लाश मिलने की सूचना दे दी। सूचना पर योगेश की मां मुन्नी देवी व भाई अंशु मौके पर पहुंच गए और लाश की शिनाख्ती कर दी। शिनाख्ती होने के बाद लाश का पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दी गई। इंस्पेक्टर गीतेश कपिल की आंसू से पूछताछ की तो उसने बताया कि योगेश अपने दोस्त की बहन उमा से फ़ोन पर बात करता रहता था। अपनी कमाई भी उस पर लुटाता रहता था। कई बार उसे समझाया लेकिन वह मानता ही नहीं था। कोतवाली आकर इंस्पेक्टर गीतेश की तरफ से अज्ञात के खिलाफ भांडवी की धारा 302, 201 के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया। इंस्पेक्टर गीतेश ने जांच शुरू की। पुलिस ने योगेश के फ़ोन नंबर की कॉल डिटेल की जांच की। योगेश के नंबर पर अंतिम कॉल जिस नंबर से की गई थी, उस नंबर से रोज योगेश की बात होने का प्रमाण मिला। घटना की रात उस नंबर के कॉल आने के बाद ही योगेश दुकान से निकला था। वह नंबर उसकी प्रेमिका उमा शुक्ला का था, जो कि योगेश के मकान से कुछ ही दूर भूड़ पट्टी में रहती थी। इसके बाद 3 मार्च को इंस्पेक्टर गीतेश कपिल ने उमा शुक्ला को घर से हिरासत में ले लिया। कोतवाली में महिला कांस्टेबल की मौजूदगी में कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। पूछताछ में उमा ने बताया कि योगेश की हत्या उसने अपने दूसरे प्रेमी, जो कि सुनील शर्मा, के साथ मिलकर की थी। उसके बाद सुनील शर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इन दोनों से पूछताछ के बाद जो कहानी सामने निकल कर आई है वो कुछ इस तरह थी, जो आप लोग सुनकर दिल दहल जाएगा। उत्तर प्रदेश के महानगर बरेली के प्रेम नगर थाना के बूढ़ पहरिया मोहल्ले में एक अशोक
सक्सेना सपरिवार रहते थे। वह एक प्राइवेट बस ऑपरेटर के यहाँ कंडक्टर थे। परिवार में पत्नी मुन्नी देवी के अलावा 2 बेटे 2 बेटियां थीं। अशोक सक्सेना ने अपनी बड़ी बेटी शालिनी का विवाह कर दिया था, इससे पहले कि वह अन्य बच्चों की शादी की जिम्मेदारी से मुक्त होते। 3 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई। बड़ा बेटा अंशु शादी बारातों में बैंड बाजा बजाने का काम करने लगा। हाई स्कूल पास योगेश नाथ मंदिर के पास स्थित रेडीमेड कपड़ों की दुकान में सेल्समैन की नौकरी कर रहा था। वह इस दुकान पिछले 5 सालों से काम कर रहा था। योगेश के मकान से कुछ दूरी पर भूड़ पट्टी में महेश चंद्र शुक्ला रहते थे। वह प्राइवेट जॉब करते थे। परिवार में उनकी पत्नी जानकी और एक बेटी उमा और बेटा अमर उर्फ गुरु था। 20 जुलाई 1990 को जन्मी उमा काफी खूबसूरत और महत्वाकांक्षी युवती थी। उसने बरेली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की थी। बरेली जैसे महानगर में पली बड़ी होने के कारण उसके वातावरण का असर भी उस पर पड़ रहा था। उमा का भाई जो कि अमर और योगेश एक ही मार्केट में अलग अलग रेडीमेड कपड़ों की दुकान पर काम करते थे। इसी वजह से योगेश और अमर दोनों में दोस्ती हो गई। दोनों एक दूसरे के घर भी आते जाते थे। इसी आने जाने में योगेश और उमा एक दूसरे को जानने लगे। दोनों एक दिन में कई कई बार आमना सामना हो जाता था। दोनों की निगाहें आपस में टकराती थीं, तो उमा लज्जा कर अपनी निगाहें नीची कर लेती थी। योगेश की आंखों की गहराई वह ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। शर्म से पलकें झुक जाती थी और होठों पर हल्की सी मुस्कान भी अपना घर बना लेती थी। उमा की इस अदा पर योगेश का दिल बेचैन हो उठता था। उमा को योगेश अच्छा लगता था। वह उसे दिल से ही चाहने लगी थी। उसकी चाहत की तपिश योगेश तक पहुंचने लगी थी। योगेश को तो उमा पहले से ही पसंद थी। इस वजह से योगेश भी अपने कदम बढ़ने से रोक न सका। वह भी उमा को अपनी बाहों में भरकर उसकी आंखों की गहराइयों में उतर जाने को आतुर हो उठा। एक दिन योगेश उमा के कमरे से निकलकर बाहर की ओर जाने लगा कि अचानक वह फिसल गया। इससे उसके दाएं हाथ के अंगूठे में काफी चोट लग गई और अंगूठे से खून निकलने लगा। वहीं आंगन में खड़ी उमा ने देखा तो दौड़ी दौड़ी आई। खून निकलता देखकर वह तुरंत अपने रुमाल को पानी में भिगोकर उसके अंगूठे में बांधने लगी। उसके द्वारा ऐसा करते समय योगेश की तरफ से प्यार भरी नजरों से देखा जा रहा था। उमा रुमाल बांधने के बाद बोली, जरा संभल कर चला करो। अगर आप इस तरह गिरोगे तो जिंदगी की राह पर कैसे संभल कर चलोगे। जिंदगी की डगर पर अगर मैं गिरा तो जिंदगी भर साथ देने वाले हाथ मुझे संभालने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। ये हाथ किसी के होंगे और कौन जिंदगी भर साथ निभाने के लिए मेरे साथ होगा, यह तो अभी मुझे भी नहीं पता। योगेश ने उमा की निगाहों में निगाह डालते हुए कहा। योगेश की इस शरारत से उसकी नजरें शर्म से थोड़ी देर के लिए झुक गईं। फिर वह बोली, छोड़ो इस बात को। आप रुमाल को थोड़ी देर बाद पानी से गीला कर जरूर लेना। इससे आपके अंगूठे का जख्म जल्दी ठीक हो जाएगा। अंगूठे का जख्म तो ठीक हो जाएगा, लेकिन दिल का जख्म। इतना कहकर योगेश तेजी से दरवाजे बाहर निकल गया। इतना कहकर योगेश तेजी से दरवाजे से बाहर निकल गया। रूहानी तौर पर एक दूसरे से बंधे होने के बावजूद खुलकर अभी तक ना तो योगेश ने प्यार का इजहार किया था और ना ही उमा ने। लगन की आग में दोनों ओर लगी थी। बस देर थी कि आग को शब्दों की जुबान देकर बयां करने की। योगेश जब घर में आता तो उमा का मन अधिक से अधिक उसके पास रहने को करता था। जब भी दोनों मिलते इधर उधर की बातें करते थे। इससे धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से काफी घुल गए और उनमें काफी निकटता आ गई। उमा मिलने व बात करने के उद्देश्य से योगेश के पास पहले से अधिक जाने लग गई। एक दिन योगेश
घर में अपने कमरे में बैठकर कुछ पढ़ रहा था। उमा भी उससे मिलने वहां पहुंच गई। उमा को देखकर योगेश खुश होते हुए बोला, आओ उमा, बहुत देर लगा दी। मैं काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। घर का काम निपटाने में मम्मी की मदद करने लगी थी, इसलिए देर हो गई, वह बोली। ठीक है, तुम थोड़ी देर बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाता हूँ। यह कहकर योगेश चाय बनाने चला गया। उमा वही मेज पर रही पत्रिका उठाकर उसके पन्ने पलटने लगी थी। थोड़ी ही देर में योगेश चाय बनाकर ले आया। मेज पर रखते हुए बोला, उमा क्या पढ़ रही हो? योगेश की बात सुनकर उमा ने सिर उठाया और योगेश की तरफ देखते हुए बोली, इस पत्रिका में एक बहुत ही अच्छी कहानी छपी है। वही पढ़ने लगी थी। यह सुनकर योगेश भी उमा के पास बैठकर चाय पीते हुए उसी पत्रिका को पढ़ने में तल्लीन हो गया। पूरी कहानी पढ़ने के बाद ही योगेश ने पत्रिका के सामने से सिर हटाया और उमा की तरफ देखते हुए बोला, सही कहा तुमने, काफी दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी है। दोनों में कितना प्यार था। अच्छा उमा, यह बताओ कि आज के समय में इतना पवित्र प्यार करने वाले लोग मिलते हैं क्या? योगेश की बात सुनकर उमा भावुक होते हुए बोली, ये बड़ी किस्मत वाले होते हैं जिन्हें किसी का प्यार मिलता है। उमा की बात बीच में ही काटते हुए योगेश बोला, कुछ मेरी तरह बदनसीब होते हैं जिन्हें प्यार के नाम पर सिर्फ जमाने की ठोकरें मिलती हैं। यह कहकर योगेश के आंसू छलक आए। योगेश की आंखों में आंसू देखकर उमा तड़प उठी। योगेश का हाथ अपने हाथों में लेकर वह बोली, तुम ऐसा क्यों समझते हो? तुम तो इतने अच्छे हो कि हर कोई प्यार करना चाहेगा तुम्हें हर कोई प्यार करना चाहेगा। मैं तुमसे कई दिनों से एक बात कहना चाहती थी, लेकिन इस डर से चुप रही कि कहीं तुम बुरा ना मान जाओ, लेकिन तुम कहो तो कह दूं। योगेश ने जब उसकी ओर प्रश्नवाचक निगाहों से देखा तो वह बोली, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन तुमसे कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। दिल की बात आज जुबां पर आ ही गई। उमा की बात पर योगेश को विश्वास नहीं हो रहा था। वह उमा की तरफ देखते हुए बोला, क्यों, तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? अगर मैं मान भी लूं कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तो क्या समाज के ठेकेदार हम दोनों को एक होने देंगे? क्योंकि हम एक जाति के नहीं हैं। जब हम प्यार करते हैं तो इस जमाने में भी टक्कर लेंगे। प्यार तो प्यार होता है, इसे धर्म और जाति के तराजुओं में नहीं तोला जा सकता। प्यार तो दो दिलों के मिलन का नाम है। उमा की बात सुनकर योगेश की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। फिर उसने उमा की बाहों में भरकर सीने से लगाया। उमा भी उसके शरीर से लिपट गई। दोनों एक दूसरे का साथ पाकर काफी खुशी थे। दोनों का प्यार दिनों दिन परवान चढ़ने लगा। दोनों को परिवारों को भी इस बात का पता चल गया। योगेश की बहनों और भाई ने योगेश को काफी समझाया कि वह उमा के चक्कर में ना पड़े, लेकिन योगेश मानने वाला ही नहीं था। दूसरी ओर उमा के पिता भी उसके लिए रिश्ता तलाशना शुरू कर दिया। जल्द ही बुलंदशहर के रमेश से उमा का रिश्ता पक्का कर दिया गया। उमा और योगेश कुछ ना कर सके, सिर्फ हाथ मलते रह गए। प्रेमिका की शादी किसी और से तय होने पर योगेश पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वह दिन रात उमा को यादों में खोया रहता और उससे कही गई बातों को याद करता रहता। 27 नवंबर 2014 को उमा का विवाह रमेश से हो गया। उमा बेमन से अपनी ससुराल चली गई, लेकिन विवाह के बाद उसका पति ऐसा मनमुटाव हुआ विवाह के बाद उसके पति से ऐसा मनमुटाव होने लगा। फिर एक वर्ष बीतते बीतते उमा पति का घर हमेशा के लिए छोड़कर अपने मायके आ गई। इसी बीच उमा ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उसने सौम्या रखा। उमा अब पति रमेश से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहती थी, लिहाजा उसने अपने तलाक का मुकदमा भी दायर कर दिया।
एक बार फिर से उमा व योगेश एक दूसरे से मिलने लगे। अब योगेश उमा को अपने से दूर जाने नहीं देना चाहता। किस्मत ने उसे फिर से उमा का साथ पाने के लिए उसे उमा से मिलवा दिया। योगेश उस पर अब अपने से विवाह करने का दबाव बनाने लगा। उमा मायके आई तो वह अपना खर्च उठाने के लिए गंगाचरण अस्पताल के पास पास स्थित एक कैफे में काम करने लगी। इसी बीच उमा की दोस्ती बूढ़पट्टी में रहने वाले सुनील शर्मा से हो गई। 32 वर्षीय सुनील शर्मा, जो अविवाहित था और बरेली के इज्जत नगर में स्थित एक इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में संविदा पर स्टोर कीपर के पद पर तैनात था। दोनों की दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई। उमा और सुनील एक ही जाति के थे और सुनील अच्छी नौकरी करता था, इसलिए उमा उससे शादी करना चाहती थी। योगेश उसकी जाति का भी नहीं था और सेल्समैन की छोटी सी नौकरी करता था। उमा ने योगेश को समझाया कि वह उससे शादी नहीं कर सकती, लेकिन योगेश मान ही नहीं रहा था। उमा भले ही बदल गई हो और योगेश के प्यार को भुला बैठी हो, लेकिन वह तो उमा को दिलो जान से अभी चाहता था। वह उमा को हर हाल में पाना चाहता था। जब योगेश किसी तरह से मानने को तैयार नहीं हुआ तो योगेश से पीछा छुड़ाने के लिए उमा ने सुनील से बात की। वह योगेश को ठिकाने लगाने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद दोनों ने उसकी हत्या की योजना बना ली। योजना अनुसार 1 मार्च को उमा अपने ऑफिस में थी। योजना के अनुसार रात 8:30 बजे उमा ने योगेश को मिलने के लिए कुमार टाकीज के पीछे खाली पड़े मैदान में बुलाया। योगेश बेचारा नादान उस समय दुकान पर था। वह अपने मालिक जितेंद्र से तबीयत खराब होने का बहाना कर दुकान से निकल आया। उसे क्या पता उसके साथ आज क्या होने वाला है, और कुमार टाकीज के पीछे मैदान में पहुंच गया। वहीं सुनील शर्मा पहले से ही मौजूद था, जो योगेश की ऊपर घात लगाकर बैठा था। योगेश नजीक आया तो सुनील ने उसकी आंखों में लाल मिर्च का पाउडर फेंक दिया, जिससे योगेश बिलबिला उठा और इसके बाद सुनील के साथ लाए चाकू से योगेश के चेहरे व शरीर पर 4 प्रहार किए गए, जिससे योगेश जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। कुछ ही पलों में उसकी तड़प तड़प कर मौत हो गई। सुनील के पास ही पड़े पत्थर से उसके चेहरे को कुचला। उसके बाद वह साथ लाई टीवीएस अपाचे बाइक से उमा के पास गया, उसे पूरी बात बता दी। इसके बाद उमा रात 9 बजे उसके साथ बाइक पर बैठकर घटना स्थल पर आई। उमा ने सुनील से कहा कि वह बाइक से पेट्रोल निकालकर जल्दी से योगेश की लाश को जला दें, जिससे कि उसकी पहचान ना हो सके। इस पर सुनील ने बाइक से पेट्रोल निकालकर योगेश की लाश पर डाला और आग लगा दी। इसके बाद दोनों ही वहां से चले गए, लेकिन पुलिस आसानी से उन दोनों तक पहुंच गई। सुनील की निशानदेही पर इंस्पेक्टर गीतेश कपिल ने हत्या में प्रयुक्त चाकू, जलाने में प्रयुक्त माचिस की डब्बी, रक्तरंजित कपड़े और सुनील की अपाचे बाइक नंबर UP 25 CM 3263 थी, जो कि बरामद कर ली। कहते हैं ना कि बुराई का अंजाम बुरा ही होता है। किसी के साथ आप बुरा करोगे तो उसका बुरा ही होगा। फिर क्या हुआ, इसके बाद कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद दोनों को CJM की कोर्ट में पेश किया गया और वहां से दोनों को जेल भेज दिया गया।